जो 1000 और 500 रुपए थे, जो स्त्री धन के रूप में हर घर में छुपा हुआ होता था, वो सभी बाहर निकल कर आ गए और सैकड़ों लोगों ने बैंकों के बाहर कतार में लगकर अपनी जानें गंवाई। पहले 15 दिन कहा गया, फिर 30 दिन कहा गया, फिर 5 महीने कहा गया। लोगों का क्या बुरा हाल था आप लोगों ने सब देखा। केवल लोगों पर इसका असर नहीं हुआ, इसका असर एमएसएमई पर भी पड़ा कि एमएसएमई में जहां नगद से मजदूर का काम होता था, वो काम बंद हो गया और एक क्रांतिकारी कदम हुआ। 1000 रुपये काले धन के रूप में देखने को मिला था उस वक्त हमारे प्रधानमंत्री जी को। उन्होंने उसको डबल करके 2000 रुपया ला दिया। मतलब आपको 1 लाख चलने के लिए यदि 100 का नोट 1000 वाला चाहिए था, तो 50 नोट में ही 1 लाख रुपए लेके आप चल सकते हैं। ये कौन सा इकोनॉमिक्स था? उस समय उन्होंने कहा था कि मैं हार्वर्ड से नहीं, हार्डवर्क यूनिवर्सिटी से पढ़ा। पार्लियामेंट का उनका स्पीच था, राज्यसभा। और फिर क्या हुआ कि उसमें चिप लगा रहेगा, काला धन पता चल जाएगा, जमीन के नीचे गाड़े जाएंगे, वहां से भी उठ के आ जाएगा। तमाम उलझुल बातें हुई और उसके बाद नतीजा क्या निकला हम सबको मालूम है कि 2000 का नोट भी धीरे धीरे लोगों के पास से हटा लिया गया। 2014 के पहले हमारे देश का जीडीपी में एमएसएमई का जो योगदान रहता था, वो लगभग 16% का था। आज वो घटकर 7% में आ गया है। एमएसएमई उद्योग मृतप्राय हो गया। लोगों के रोजगार छीन लिए गए। 5.5% जो 2014 का हमारा बेरोजगारी दर था, वो आज तक के इतिहास का सबसे बड़ा छलांग लगाकर 9.6% तक पहुंच गया। 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देना था और प्रति वर्ष 2 करोड़ लोगों को बेरोजगार बनाया गया। मैं तो कहता हूं कि इन 11 वर्षों में मोदी सरकार के 111 विफलताएं हैं जो देश को पीछे ले गया। 44,000 करोड़ रुपए का नेटवर्थ उस वक्त अदानी समूह का था। आज वो 5.86 ट्रिलियन डॉलर का नेटवर्थ हो गया। मतलब 217% का उनका वृद्धि हुआ। 28,000 रुपए का सोना 2014 का आज 98,000 रुपए प्रति 10 ग्राम। $60 में $1 जो मिलता था, आज $86 में डॉलर मिलता है।
जहां खाद्य सुरक्षा के नाम पर 24 करोड़ लोगों को 5 किलो चावल मिलता था, आज उनकी संख्या 80 करोड़ से पार हो गई और कहते हैं 25 करोड़ लोगों को बीपीएल से हमने उठा लिया। तो 24 करोड़ से 80 करोड़ तक पहुंचाने वाले आज बोलते हैं 25 करोड़ को ऊपर उठा लिया। बड़ा जोर से इन 11 सालों में कहा गया कि राम मंदिर बनाएंगे, राम मंदिर बनाएंगे। रामलला को उंगली पकड़ के लेके जब जा रहे थे मोदी जी, तब मालूम चला कि यह मंदिर का निर्माण सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर होगा। और रामलला जहां विराजमान थे, वहां से 12 किलोमीटर दूर मंदिर बना। ये 11 साल का उपलब्धि। बोले 370 हटा दिया हमने, अब कोई भी जमीन वहां पर जाके ले सकता है। मोदी जी के पैरवीकारों, थोड़ा बताइए कितने पंडित परिवार वापस आप भेज पाए? एक भी नहीं। चिन्मयानंद हो या वो राम रहीम हो, आसाराम बापू हो, कठुआ कांड हो, हाथरस कांड हो, महिलाओं के आबरू को आपने समाप्त करने का काम आपके पार्टी के लोगों ने किया। किसानों की आय 2022 तक दुगनी कर देंगे। आय दुगनी की तो बात छोड़ दीजिए, किसान को एमएसपी भी नहीं देना नहीं मिला। और इस दौरान जब किसान आंदोलन चला तो 700 लोग शहीद हुए और पूरे 11 वर्षों में 75,000 किसानों ने आत्महत्या की, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे बिहार हो, चाहे यूपी। ये है आपकी उपलब्धि। मोदी जी ने कहा कि पहले लोग अपमानित महसूस करते थे विदेशों में कि हमको भारतीय बोलने में शर्म आती थी। जब से मोदी जी विदेशों में गए तो लोगों को बड़ा गर्व का महसूस होने लगा। विदेश मंत्री विदेश नहीं जाते थे, सुषमा जी कभी विदेश नहीं गई, लेकिन मोदी जी जाते थे और 2,405 करोड़ रुपए से भी ज्यादा केवल अपने विदेश यात्राओं पे खर्च किए। और जब अभी पहलगाम के बाद जब पूरे विदेश में हम लोगों ने कहा केवल एक देश इजराइल साथ में खड़ा हुआ, बाकी सभी देशों ने हमको छोड़ दिया। हमारी सेना अपने पराक्रम से जो ऑपरेशन की, अमेरिका का राष्ट्रपति कहता है कि व्यापार बंद कर देंगे, इसलिए सीजफायर करो। और ये राष्ट्रीयता की 5 तत्वों की बात करता है। ये कौन सा राष्ट्रवाद है कि 2019 में जब पुलवामा हुआ तो 47 सैनिकों का
फोटो लगाकर मोदी जी ने चुनाव प्रचार करने का काम किया। आज पहलगाम में जो हमारे देश के भाई, देश का बेटा, किसी का पति केवल 4 लोगों के द्वारा भून दिया गया, तो वो 4 लोग भी आज तक नदारद हैं। बोलने चलेंगे तो कई बातें आ जाएंगी। नमामि गंगे, एक मंत्री थी उस समय की, उमा भारती, उन्होंने बयान दिया कि मैं नमामि गंगे को साफ नहीं कर पाई, इसलिए मैं अब चुनाव की राजनीति से दूर जाती हूं। और मोदी जी कहते हैं मैं तो गंगा का बेटा हूं, गंगा ने हमें बुलाया। ये ऐसा घपला वाली सरकार है। आज हम सुन रहे थे कि कोरोना वैक्सीन में वसुधैव कुटुंबकम के तौर पे हम लोग नजर आए, और वही वैक्सीन कंपनी ने कहा हमने तो फर्जी वैक्सीन बनाया था। और फर्जी वैक्सीन बनाने के लिए हमने इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में भाजपा को पैसे दिए थे। और जब फर्जी वैक्सीन बनने की खबर सामने आ रही थी, तो वही अडार पूना वाला वसुधैव कुटुंबकम हो गया, मतलब देश छोड़ के फरार हो गया। ये है वसुधैव कुटुंबकम। नीरव मोदी है वसुधैव कुटुंबकम। मेहुल भाई चोकसी है वसुधैव कुटुंबकम। विजय मलैया वसुधैव कुटुंबकम। और ना जाने कितने कितने वसुधैव कुटुंबकम है। ललित मोदी, सब वसुधैव कुटुंबकम बन गए। ये बातें तो हम लोगों ने भूली नहीं। रात 12 बजे पार्लियामेंट का सत्र आहूत हुआ, जीएसटी लागू हुआ, उसके बाद का हाल क्या हुआ? लोकल ट्रेडर समाप्त हो गए। क्या लाभ मिला जीएसटी से? कि पैसा खुद लाओ और भीख मांगवाओ राज्यों से। जब $130 प्रति बैरल अंतर्राष्ट्रीय क्रूड ऑयल था, तब यहां पर 65 रुपए का पेट्रोल मिलता था। आज जब $44 क्रूड ऑयल है पर बैरल, यहां 99 रुपए का पेट्रोल मिलता है। एक 111 विफलताओं का समेट कर ये 11 साल हर सेक्टर में हुआ। नीट जैसी बड़ी परीक्षा वो तक संपन्न नहीं हो पाया सही से। ईडी, सीबीआई, आईटी, सभी विरोधी लोगों पर छापा मारा गया, उनके वेल्थ को, उनके संपत्ति को अटैच किया गया
वो जैसे ही भाजपा में शामिल हुआ उनका संपत्ति भी डिटैच हो गया और केस भी बंद हो गया। अजित पवार का नाम तो याद है, राणे का नाम तो याद है। सरकारें खरीदी गई, सरकारें बनाई गई। सरकार को बर्खास्त किया गया उत्तराखंड को, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप असंवैधानिक काम करते हैं। मोदी सरकार के ऐसे 22 निर्णय हैं जिनको माननीय उच्चतम न्यायालय ने असंवैधानिक कहा, जिसमें एक इलेक्टोरल बॉन्ड भी है। मैं तो कह सकता हूं कि आज के दिन में वही नेशनल डिजास्टर कायम है। भारत का मान सम्मान आज दुनिया में कम हुआ है। कोई हमसे बात तक नहीं करना चाहता है। G7 का बैठक होने वाला है कनाडा में, हालांकि हम उसके सदस्य नहीं, लेकिन हमको अर्जी लगाना पड़ा कि हमको बुलाइए। और वहां का राष्ट्रपति मालूम है क्या बोलता है कि भारत को हम लोगों को इसलिए बुलाना चाहिए कि वो 140 करोड़ का उपभोक्ता वाला देश है। मतलब अब हम लोग इन 11 सालों में भेड़ बकरी बन गए हैं। G7 कंट्री से पुआल आएगा, घास आएगा, पत्ता आएगा और हम बकरी छगड़ी सब उसको खाएंगे। इसलिए मोदी जी को बुलाया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति के ओथ टेकिंग सेरेमनी में यही ट्रंप जी, जो मोदी जी के दोस्त थे, उन्होंने चाइना के राष्ट्रपति को बुलाया, वो मना कर दिया। और हमारे विदेश मंत्री 15 दिन वहां बैठे रहे, मोदी जी को बुलाइए, मोदी जी को बुलाइए, नहीं बुलाया। तब वो सीट लूट के सामने बैठ के बोले देखो भारत को सामने बैठा दिया। ट्राइबल की बात करते हैं। मणिपुर राज्य से, देश से अलग हो गया क्या एक नॉर्थ ईस्ट का ट्राइबल स्टेट, जो 1.5 साल जला लेकिन मोदी जी नहीं गए, न कोई कार्रवाई की। जब भाजपा सरकार से समर्थन हटा तो सरकार गिर गई। अभी 3 महीने पहले मणिपुर जाने का, ट्राइबल के साथ आंख मिलाने का इनको हिम्मत नहीं। क्या हुआ इन 11 सालों में? उज्ज्वला दिए, उज्ज्वला दिए हैं। 1 सिलेंडर के बाद टेबिल बन गया, टेबिल। आप प्रधानमंत्री आवास की बात किए, क्या उसके पहले आवास नहीं बनता था? गिनाते हैं कि अभी ओबीसी कितने हैं हमारे कैबिनेट में।
तो ओबीसी कितने हैं आपके कैबिनेट में? तो ओबीसी को आपने क्या क्या लाभ दिया? पूरे आपकी ब्यूरोक्रेसी में ओबीसी कितना है वो संख्या तो बता दीजिए। चाइना को अब लाल आंख दिखाकर बात करेंगे, ये कहा था मोदी जी ने। फिर जब झूला झूला रहे थे साबरमती में, तो याद है ना सियाचिन में क्या हुआ था? चाइना हमारे कितने किलोमीटर के, सैकड़ों किलोमीटर अंदर घुस आया है। एक बार भी चाइना का नाम प्रधानमंत्री के मुंह से कभी नहीं सामने आया। चौथा बड़ा इकोनॉमी हम बन गए। वही G7 वाला बोला ना कि 140 करोड़ वाला भेड़ बकरी वाला देश है, लेकिन पर कैपिटा इनकम कितना बड़ा ये बता दीजिए। पूरा का पूरा ढकोसला। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो सभी नेताओं ने कहा कि घर घर सिंदूर बांटेंगे। जैसे ही हम लोगों ने हड़काया, बोले फेक न्यूज है, फेक। अब आया ये नया कि हर घर घुसेंगे। ढूको ना, घर में ढूको, बताएगा 11 साल में क्या बदहाली में पहुंचा है। ढूकने कौन मना कर रहा है? किसान बताएगा, नौजवान बताएगा, महिलाएं बोलेंगी, छात्र पूछेगा, व्यवसाय पूछेगा। इसलिए ढूकेंगे नहीं। बड़ा प्याज का माला पहनने वाली को बुला के प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा। कल देख रहे थे हम, मेन रोड में कोई कार्यक्रम हुआ, उसमें कौन कौन मिसाइल लगा दिया। हम तो चले बाप रे बाप, अभी सब अग्निवीर लोग वहां जुटेगा, अब मिसाइल लगेगा। रात भर हम इंतजार किए, एक को मिसाइल नहीं हुआ। बाद में मालूम चला कि वो बोले कागज का बना हुआ मिसाइल था, पीस बोर्ड का। सारा आग लगाने गया तो माफ करेंगे, आग लगाने गया तो मिसाइल में जल गया। ये स्थिति, इसलिए अब बहुत हुआ मोदी सरकार, अब नहीं चाहिए मोदी सरकार। ये नारा के साथ हम लोग 2029 में जाएंगे। लेकिन एक आशंका और है, जिस प्रकार से ये बिना बहुमत वाली सरकार, भाजपा का बहुमत नहीं है, हमको लगता है आने वाले 1-2 साल में सरकार खुद ही गिर जाएगी, खुद ही अपदस्थ हो जाएगी। और हम लोग को तैयार रहना चाहिए 2026 के अंत तक या 27 तक कि हम मध्यावधि चुनाव की ओर बढ़े। ये भविष्य मुझे दिख रहा है
वर्तमान केंद्र सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। मजदूर